गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में क्या बताए थे? कारक। वो कंप्लीट हो गया था। मैंने बोला था आप लोग को समास बताएंगे आज, तो समास लिखिएगा। समास का प्रकार हम आप लोग को लिखवा दिए थे ना। सबसे पहला होता है समास अव्ययी भाव समास। किसी को पता अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? कोई आइडिया? हम्म। लिखिए, इसके बारे में डेफिनेशन लिखिए। वैसे शब्द वैसे शब्द जिसका पहला पद जिसका पहला पद अव्यय होता है अव्यय होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में वैसे पद जिसके जिसके पहले पद वैसे पद जिसका पहला पद उपसर्ग होता है उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए, अव्ययी भाव को समास पहचानने का आसान तरीका यही है कि आप उसको उपसर्ग के आधार पर अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं, क्योंकि अव्यय, पहले बात आप क्या है, अव्यय क्या है? पहला जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया उसमें ये बताया कि जिसका पहला पद अव्यय होता है। तो पहले बताइए अव्यय क्या होता है? अव्यय क्या है? वैसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक किसी के आधार पर उस शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अव्यय कहलाता है। वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए आप इस तरीके से उसको पहचानिए कि जिसका पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग तो जानते होंगे ना, दो प्रकार के शब्द होते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग वैसे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय वैसे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ता है। अब इस प्रकार के समास में आपको ज्यादातर वैसे दिखेंगे जिसमें उपसर्ग आपको मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे यथा संभव, इसमें उपसर्ग क्या है? यथा। इसको विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? यथा संभव को अलग कीजिएगा तो क्या होगा? यथा जोड़ संभव। संधि विच्छेद थोड़ी करना है। हाँ, समास का, ये समास पहचानने का एक और रूल है कि समस्त पद के साथ साथ उसका विग्रह भी आपको आना चाहिए। ज्यादातर चीजें आप उसके विग्रह के आधार पर समझ पाइएगा। ये अगर आप बोलिएगा यथा संभव, यानी हाँ, जहां तक संभव है, ठीक है। इसी में अगर आप दूसरा लिखोगे तो ये क्या है, यथाशक्ति। इसको विग्रह कीजिएगा तो ये लिखाएगा
शक्ति के अनुसार आप जहां तक संभव हो इसके आधार पर, या फिर इसको आप अपने संभव के आधार पर भी, सॉरी, अनुसार भी आप लोग इसको विग्रह कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप ऐसे देखो, प्रतिदिन, ठीक है, इसको अलग कीजिएगा तो क्या होगा? प्रति मतलब हर एक दिन, और क्या? आप ये सब चीज देख रहे हैं कि ये सारा चीज क्या है? उपसर्ग है। ये इस प्रकार का समास आपको इसी आधार पर पहचानने को मिलेगा। प्रतिवर्ष, दोनों चीज है। जैसे दो पद का समास हुआ ना, तो ये प्रथम पद हुआ, ये उत्तर पद हुआ। ठीक है, यही होता है, पहला पद दूसरा पद। तो उत्तर पद आप बोल रहे हैं तो वो संस्कृत की भाषा में बोला जाता है, बस यही होता है। आजन्म क्या होगा? आजन्म को विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? हम्म, जन्म से लेकर, ठीक है। और प्रति वर्ष को हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष लिख सकते हो। तो ये समझ में आया? इसी प्रकार का जो समास होगा, जैसे धड़ाधड़ हो गया, रातों रात हो गया, आमरण हो गया, इस तरह का जो समास है वो क्या होगा आपका? अव्ययी भाव समास होगा। पहला पद अव्यय हो सकता है, अव्यय होगा, और या इसको दूसरा तरीके से क्या पहचान सकते हैं कि पहला पद आपका क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार का समास क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरे पे आइए। तत्पुरुष समास। लिखिएगा इसका डेफिनेशन। इस इस समास में, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से, यह कारक से जुदा समास होता है। जुदा मतलब अलग अलग समास होता है। जुदा, अलग, डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिएगा, इसमें ज्ञातव्य, ज्ञातव्य, ज्ञातव्य विग्रह में जो प्रकट होता है, ज्ञातव्य विग्रह में जो प्रकट होता है वह कारक वाला समास होता है। वह कारक वाला समास होता है। इसे बनाने में, इसे बनाने में दो पदों के बीच, दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हाँ, लोप, लोप, लोप मतलब छिप जाना, लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
देखिए इसको समझिए, इसमें क्या बताया गया कि ये दो पद से जो बनता है, इसका पहला पद क्या रहेगा, मुख्य रहेगा। ठीक है, पहला पद इंपॉर्टेंट है। और इसमें और एक चीज बताया गया कि ये कारक से अलग होता है, मतलब इसमें कारक मौजूद है लेकिन ये कारक से अलग हुआ हुआ समास है। और जब इसको अलग कीजिएगा तो इसमें जो कारक आपको मिलेगा ये उसी प्रकार के कारक का समास होता है। जब हम आपको कारक पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि 8 प्रकार का जो कारक होता है उसमें पहला और लास्ट छोड़कर बीच के जितने भी कारक हैं वो सारे आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो जब उसको विग्रह कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार का कारक है, कौन सा समास होगा। अब इसका सबसे पहले इसका प्रकार लिखिए। पहला लिखिएगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। अच्छा बताइए, कर्म का चिन्ह क्या है, को है ना। ठीक, अब इसका हम लोग लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिखवाना जरूरी है क्या, हम बता दे रहे हैं। डेफिनेशन यही है कि इसमें जो होगा कि कर्म कारक छुपा हुआ रहता है, कर्म कारक का जो चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा है कि हम आप लोग को एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखिए रथ चालक। रथ चालक। दूसरा लिखिएगा ग्रामगत। तीसरा लिखिएगा मुंह तोड़। नेक्स्ट लिखिएगा जनप्रिय। और एक लिखिएगा स्वर्ग प्रिय। नहीं, स्वर्ग प्रिय, स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, अब रथ चालक को अलग कीजिए तो इसका विग्रह कीजिए, क्या होगा, रथ को चलाने वाला। ये क्या आया, को क्या है, कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है। ग्रामगत में कि क्या होगा, ग्रामगत, गत मतलब क्या होता है, गया हुआ। तो ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। उसी प्रकार मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। जनप्रिय, जनता को प्रिय, नॉट का। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इन सब को जब आप विग्रह कर रहे हैं तो सब में क्या आ रहा है, को आ रहा है। यानी आप इसमें किस चीज, कौन से चिन्ह का लोप हुआ है, कौन सा चिन्ह छुपा हुआ, को छुपा हुआ है। तो को किसका है, कर्म का है। तो ये सारा किसका उदाहरण हुआ, आपका कर्म तत्पुरुष का। समझ में आया। क्वेश्चन दो तीन तरीके से रहेगा। ठीक है, या तो आपको समस्त पद दिया रहेगा या आपको विग्रह दिया रहेगा, दोनों में से आपको करना है। जैसे रथ चालक लिखा हुआ और ऑप्शन मतलब पूछा जाएगा किस प्रकार का समास है, तो आप उसको अलग करके लिख सकते हो। उसको क्या कहते हैं, उसको विग्रह करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का कारक है। या फिर रथ को चलाने वाला, ये किस प्रकार का कारक है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा। समझ में आया। ग्राम को गया हुआ, ग्राम मीन्स गांव, गांव को गया हुआ। दूसरा क्या होगा, करण तत्पुरुष। लिखिए, करण का चिन्ह क्या होता है, से और के द्वारा। और इसका प्रयोग किसी चीज के द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाता है उसके लिए हम लोग करते हैं। लिखिएगा करण तत्पुरुष का उदाहरण।
क्या बोल रहे हैं आप? चिन्ह याद रखिएगा तो ये तत्पुरुष समास आसान है आपके लिए। चिन्ह नहीं याद रखिएगा तो फिर याद नहीं रहेगा। करण तत्पुरुष का क्या चिन्ह था? से या फिर के द्वारा। अब इसका उदाहरण लिखिएगा। स्वरचित, मनचाहा, भूखमरी, रस भरा, आंखों देखी। विग्रह कीजिए। स्वरचित मतलब अलग कीजिएगा तो क्या आएगा? स्व के द्वारा रचा हुआ या फिर लिखा हुआ। ठीक है, स्व के द्वारा रचित क्या लिखा हुआ, रचना क्या। तो यहाँ पर आया के द्वारा, जो कि करण तत्पुरुष का एक विभक्ति चिन्ह है। मन से चाहा, भूख से मरा, रस से भरा और आंखों से देखा। सब में क्या है? से है और के द्वारा है, जो कि आपका करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसके विग्रह के आधार पर हमें यह पता चलता है कि यह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। इसका है के लिए। दोनों चीज लिखिएगा, समस्त पद और विग्रह दोनों, तभी समझ पाइएगा अलग अलग। विग्रह कीजिए इसको खुद से। विद्यालय का क्या होगा? विद्या के लिए आलय या घर। रसोई घर का क्या होगा? रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट है आप लोग का अपादान तत्पुरुष। 6।
इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अपादान का से किस रूप में प्रयोग किया जाता है? अलग होने के लिए, ठीक है। जहां अलग होने का बोध होता है वहां पर आपका अपादान कारक होता है। पहला लिखिएगा कामचोर, उदाहरण में दुरागत, पाप मुक्त, पथभ्रष्ट, रोग मुक्त। इसको विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? काम से जी चुराने वाला। कामचोर का अर्थ यही होता है ना, जो काम नहीं करना चाहता है। तो इसमें भी आप ये चीज देखिएगा कि अलग होने का बोध है, दैट मीन्स वो काम नहीं करना चाहता है। तो काम से वो क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है, यानी अलग हो रहा है। तो क्या होगा ये? अपादान तत्पुरुष। दुरागत, दूर से आगत या फिर दूर से आया हुआ। इसमें अलग होने का भाव है कि नहीं बताइए? दूर से आगत यानी दूर से आया हुआ, दैट मीन्स वो जिस जगह से आया है वहां से वहां का क्या है? एक दूर होने का भाव प्रकट हो रहा। पाप से मुक्त हो जाना पाप मुक्त कहलाता। पथ से भ्रष्ट हो जाना पथभ्रष्ट कहलाया। और रोग से मुक्त हो जाना रोग मुक्त कहलाया। इन सब में क्या है? अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिएगा संप्रदान तत्पुरुष। क्या बोले? संप्रदान हो गया? सॉरी संबंध होगा, सॉरी संबंध तत्पुरुष। उदाहरण लिखिए। राजपुत्र, गंगा जल, देव पूजा, शिवालय, राजपुत्र का विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? राजा का पुत्र। गंगा का जल, देव की पूजा, शिव का आलय। हाँ हाँ, विद्या का नहीं, विद्या के लिए। हाँ देखिए, विद्या के लिए आलय मतलब जहां आप विद्या ग्रहण करते हैं, वहां आप कुछ प्राप्त करते हैं, इसलिए वहां क्या है? आप अर्जन करने के लिए है विद्यालय।
शिवालय शिव का आलय है, यानी शिव का वो घर है। विद्या का आलय विद्या का घर नहीं है, वो विद्या के लिए है। वहां आप चीज को अलग करके देखिए। जैसे हिमालय भी होगा तो ये क्या होगा, हिम का आलय होगा, क्योंकि वो बर्फ का घर है। नहीं नहीं, ये हिमालय भी इसी में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको अलग कीजिए, ये क्या होगा, बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फ का घर, बर्फ के लिए घर नहीं। वहां आप उसकी वहां से कुछ प्राप्त नहीं कर रहे, वहां आप के लिए नहीं उपयोग कर रहे। अब जबकि विद्या हम लोग वहां प्राप्त करते हैं, किसके लिए, हमारे लिए है, तो विद्या के लिए आलय, ठीक है। इसलिए विद्यालय जो है वो आपका संप्रदान में है, और शिवालय जो है वो आपका संबंध में है। लास्ट है अधिकरण। क्या है इसका चिन्ह, में और पर। उदाहरण लिखिए। कार्य कुशल, कार्य कुशल। आत्मविश्वास। जलमग्न। शरणागत। आप बीती। कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल। कुशल होने का क्या अर्थ होता है? अच्छा, कुशल होना मतलब अच्छा नहीं होता, उससे भी ज्यादा होता है, जिसको आप लोग सेटिस्फाइड, कुशल को सेटिस्फाइड नहीं बोलते हैं, मतलब निपुणता बोलते हैं, हाँ, एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं। हाँ वही। आत्मविश्वास मतलब, आत्म यानी स्वयं पर, विश्वास। जल में मग्न। शरण में आगत यानी शरण में आने वाला। शरणागत किसको बोलते हैं? हाँ, शरणागत किसको बोलते हैं? तो शरण में आने वाला मतलब, जैसे क्या बताइए। ठीक, सही बोले। शरणागत मतलब दूसरे की शरण में या छत्र छाया में जाना, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, सब संबोधन और कर्ता नहीं है, ठीक है। ये सब का विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, उसको जब विग्रह कीजिएगा तो विग्रह के अनुसार आप उसके समास को पहचान पाइएगा, ठीक है। विग्रह नहीं कर पाइएगा कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका चिन्ह पता है इसलिए हम बोल रहे हैं। जितना भी समास होता है वो सारा आपके उसके विग्रह पर ही निर्भर करता है, तो विग्रह पहचानिएगा तभी आप आगे कर सकिएगा। नेक्स्ट क्या है, कौन सा समास है? नेक्स्ट है आप लोगों का कर्मधारय समास।
लिखिएगा, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के बीच में एक हाइफन रहेगा, कॉमा, उपमेय उपमान। इस समास में विशेषण विशेष्य, कॉमा, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान और विशेष्य विशेषण से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण जान रहे हैं? विशेषण क्या होता है? विशेषता को बतलाने वाला, ठीक है। विशेष, जिसकी विशेषता को बतलाया जाता है वो होता है विशेष, ठीक है। अब है उपमेय और उपमान। उपमान क्या होता है? उपमान क्या होता है? उपमा वर्ड सुने हो, क्या होता है? उपमा देना यानी उससे उस वस्तु की तुलना या उसके जैसा मानना। जैसे बोलते ना, चंद्र के समान मुख, यानी में ये कहा जा रहा है कि उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो उपमेय और उपमान, उपमान मतलब होता है किसी की विशेषता को देना या किसी का उपमा देना, और जिसको दिया जाता है वो उपमेय कहलाता है। जिस प्रकार जिसकी विशेषता को बतलाया जाए वो विशेष्य है, और जो विशेषता बतलाया जाए वो विशेषण है। उसी प्रकार जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और सॉरी, जिसके लिए उपमा दिया जाता है वो उपमेय, और जिस चीज का उपमा दिया जाता है वो होता है उपमान। अब इसका एग्जाम्पल हम समझिए। इसको ये क्या बताया गया कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद जो एग्जाम्पल देंगे बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं, हम तो बताए ना। जैसे क्या बोलेंगे, चंद्रमुख अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख, किसकी उपमा दी गई? चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्या है? उपमा है। और उपमेय क्या है? मुख। किसके बारे में बताया गया कि उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। समझे? तो ये होता है। इसमें क्या बताया गया कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, और इसमें आपको उपमेय उपमान या विशेषण विशेष की भावना प्रकट होगी। आपको लगेगा कि इसमें विशेषण या विशेषता है। जैसे नील कमल, नील कमल। अब इसको क्या कीजिएगा, अलग कीजिएगा तो क्या बनेगा? नीला है जो कमल, तो कमल कैसा है? नीला है। इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की। कैसा है वो? नीला है। तो इसमें क्या है? विशेषण और विशेष की भावना है ना। ठीक। चरण कमल। हाँ, हाँ, कमल विशेष्य है और नील जो है वो विशेषण है। ये चीज को समझिए। जिसकी विशेषता बतलाए जाए वो विशेष्य, और जो विशेषता बतलाया जाए वो विशेषण। जैसे यह एक सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर जो है वो विशेषण है, लेकिन विशेष क्या है? लड़की। किसकी विशेषता को बतलाया गया? उस लड़की की विशेषता को बतलाया गया। चरण कमल यानी कमल के समान
चरण, यानी यहाँ पर उपमेय उपमान की भावना है। चरण मतलब पैर। पैर कैसा बताया जा रहा है? कमल के समान, यानी हम कमल के जैसा उसके पैर को बता रहे हैं। तो यहाँ पर चरण, सॉरी, कमल जो है ये क्या है? उपमा या उपमान है, और ये क्या है? उपमेय है। नहीं, हाँ उपमेय है। हाँ कमल, सॉरी ये छूट गया। कमल के समान चरण, ये होगा नीला है जो कमल। अब इतना देर से बोल रहे थे, इसको लिखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब आप लोग को उपमा और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या? कहाँ पर विशेषण है, कहाँ उपमा उपमान है, इसमें कंफ्यूजन है? 1 मिनट बता रहे हैं। हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस जगह में विशेषण विशेष का प्रयोग हो रहा है और किस जगह में उपमा उपमेय का प्रयोग हो रहा है। जहां पर सिंपल या सामान्य वाक्य या शब्द होते हैं वहां विशेषण विशेष का प्रयोग होता है। जैसे नील कमल, क्या है कि नीला है जो कमल, इसमें कुछ ज्यादा ही उपमा देने वाली बात नहीं है। लेकिन चरण कमल की बात की जाए तो उसमें हम उपमा दे रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि उसका पैर कैसा है, कमल के जैसा है, चंद्रमा के समान मुख। हम जैसे तुलना, हाँ तुलना नहीं हम बोलेंगे, तुलना में तो एक अंतर होता है ना। हाँ उस टाइप का दिख रहा है, बट तुलना नहीं है, हम उसको उसके समान बता रहे हैं। ठीक है, महात्मा में महान है जो आत्मा, यहाँ पर विशेषण या विशेष का भाव होगा। ठीक है, क्योंकि महान है कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है, महान है, तो उसको हम उसको महान, महान है जो आत्मा कहेंगे। हाँ, और देह लता, लता के समान देह। ठीक है, यहाँ पर उपमेय उपमान है। ठीक है, देह मतलब तो समझते हैं ना, शरीर, काया। हाँ विशेषण विशेष है। अब कोई इंसान है जिसके बारे में बोलेंगे कि उस वो महात्मा है, मतलब अच्छा आदमी है, अच्छा पुरुष है, उसका आत्मा अच्छा है, तो क्या है, ये हम लोग सिंपल वाक्य बोल रहे हैं, हम लोग किसी की वहां पर ये नहीं बोल रहे हैं। समझे? हम लोग वहां किस महात्मा, पहली बात इसको अलग अलग कीजिएगा तो महान आत्मा हो गया। ठीक है, तो आत्मा जो हो जाएगा वो होगा आपका विशेष्य, और महान जो होगा वो होगा विशेषण। कि आत्मा कैसा है? महान है, तो महान जो हो गया वो विशेषण है, और बाकी जो दूसरा है वो विशेष है। हम थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है समास पढ़ने में, वो पहला 3 ही समास है। समझे? कौन कौन सा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी का 3 समास बहुत आसान है, क्योंकि द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास ये बहुत आसान है। और एक समास हम लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बोलिए? हाँ, आज इतना ही। ठीक है, हमको क्या है। तो इसको पढ़ कर आइएगा आप लोग, है ना? इसको पढ़ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी का 3 समास हम आगे के क्लास में पढ़ाएंगे। और मैं बता दूं, वो तीनों समास बहुत आसान है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में जहां पर और शब्द का लोप होता है, और शब्द जैसे माता पिता के बीच में एक हाइफन है, उसको अलग करोगे तो क्या होगा? माता और पिता, भाई और बहन, वैसा पद द्विगु, हाँ
द्विगु सॉरी द्वंद्व समास में आता है। और बहुव्रीहि समास बहुत आसान है, जहाँ विशेष पद होता है, जैसे लंबोदर, गजानन, दशानन, ये सारा चीज है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, ठीक है, मेरे पास कुछ है, हम आप लोग को दे देंगे। ये तो है जो बता दिया, और उधर से छूटा हुआ था, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, क्रिया विशेषण वगैरह बचा हुआ है, और संबंध हाँ 15 मार्क्स का ही है ये सारा। 30 मार्क्स का कहाँ, 60 मार्क्स का। एक लैंग्वेज हम लोग का मेन पेपर है जिसका हिंदी है 60 मार्क्स का, और दूसरा एक पेपर है जो आप लोग लैंग्वेज में रखे हैं। तो जो जो 30 मार्क्स वाला रखे हैं ना, जो 60 मार्क्स वाला है ना, वही 30 मार्क्स में भी है। मतलब भाषा का जो टोटल सिले हम उसका गारंटी नहीं लिए हैं। हम सिर्फ इस बता रहे हैं, हम आगे हम टॉपिक बता सकते हैं कि क्या क्या है उसमें। भाषा से रिलेटेड लैंग्वेज पेपर में क्या है, जो अलग अलग भाषा रखे हैं, जिसका जो एक डिफरेंट भाषा रखे है, कोई उर्दू रखा है, जो भी है, तो उसमें क्या है, वो भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका लैंग्वेज पेपर में, उस भाषा के बारे में सारा। हाँ, ये सब भी रह सकता है। हाँ, बाकी अनंत है, लेकिन अनंत नहीं पढ़ना है, मेन मेन चीज, मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ आया, और उस काल में कौन कौन से कवि लेखक हुए, ये सारा चीज जान जाइएगा। और मुख्य मुख्य जो रचनाएं हैं वो पढ़ लीजिएगा, तो 30 मार्क्स वाला में कम से कम कुछ तो कवर हो जाएगा। काहे कि वैसे में पढ़ने जाइएगा तो वो आपका नेट का सिलेबस हो जाता है, और जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भास्ट है। 1 मिनट, हम आते हैं।